वेलकम बैक नाजरीन। मियाँ साहब के लिए सवाल मैं छोड़ के गया था, लेकिन मियाँ साहब आपकी तरफ आता हूँ, नाराज आपने बिल्कुल नहीं होना। मियाँ वहीद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आखिरकार ज्वाइन कर लिया मियाँ साहब। मियाँ साहब, बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हो रही है DGISPR साहब की, और हम प्रोग्राम के पहले चंक में जरा थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे। वैसे एज ए पैट्रियोट हमने समझा कि हमें कितनी ज्यादा हमारी नेमतें हैं कि वी आर लिविंग एक ऐसे कम्युनिटी के अंदर जहां पे ताकत का जोर है, माइट इज राइट का, और वहां पे हमारी फौज हमारी मुहाफिज है। तो जिस तरीके से DGISPR साहब ने मियां साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सबसे पहले तो क्या नुक्ता नजर है, जरा बताइएगा काइंडली सर। बिस्मिल्लाह जी जनाब। सबसे पहले तो दहशतगर्दी की बात की और सूबे के हवाले से बात, हाँ दहशतगर्दी जिस तरह से है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर देखिए तमाम अदारे, तमाम हमारी सियासी जितने भी गुफ्ते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको देखना होगा कि जब सियासियत में इस्तेहकाम होगा तो ये बात आप नहीं रोक सकते जी। आपने कितने ऑपरेशंस की बात की है, हजारों ऑपरेशन हुए, हजारों ये बात हुई। जब तक मैं समझता हूं कि आपके मुल्क के अंदर सियासी फजा बेहतर नहीं होगी, आप इसको नहीं रोक सकते। आप देखिए कि ये इस तरह की फजा जब जब मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, तब इस तरह की दहशतगर्दी बढ़ती चली जाती है जी। आपकी आवाम और आपका एक पेज पे होना बेहद जरूरी है, और उसमें तमाम सूबाई हुकूमतें, तमाम जो है ना हमारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पे हों। और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग इस पे कामयाब होंगे तो हम दहशतगर्दी पे भी कंट्रोल कर लेंगे। और मेरा ख्याल है कि आज का मैसेज भी जो है ना वो यही था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि जो एक सूबे को खास तौर पर उन्होंने जब बात की है और जो दहशतगर्दी की खात्मे की बात की है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कराची के अंदर इतना बड़ा जो आपने एक ऑपरेशन करके वो पकड़ा है, जी वाद है जी, वो आप पूरे पाकिस्तान के अंदर ये अब खाली KP की बात की या बलूचिस्तान की नहीं रही। अगर खुदा ना खास्ता वो वहां पे वो कामयाब हो जाते तो कितनी बड़ी तबाही होती है, वो जितना ज्यादा फवाद था। और बाकी भी कई ऑपरेशंस के जरिए पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी जो है ना एजेंसियों ने, हमारी फौज ने बड़े कामयाब ऑपरेशन करके जो है ना ये सारा इनको रोका है। जी बिल्कुल ठीक है सर। मियां साहब, अब मियां सैफुर रहमान साहब, अब हम खासतौर पे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से फ्लो में आ रहे थे, और बात ब्रिगेड साहब की फॉरेन पॉलिसी वाली बात से स्टार्ट हुई। मेरा ये एक सवाल है मोहतबाना सर, कि हमारे इन तमाम अंदरूनी मसाइल, ख़ासतौर पे हम देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है जिस तरीके से, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से इंडिया की प्रॉक्सीज और अफगानिस्तान के तालिबान हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, और तालिबानी प्रॉक्सी बनी हुई है। इसके अंदर हमारी हार्ड स्टेट जो हमारा एक मेजरमेंट है वो तो सबके सामने है, लेकिन मजीद हार्ड होने की किस सतह पे जरूरत है, आप क्या समझते हैं? नहीं देखिए, स्टेट सिर्फ हार्डनेस से तो नहीं चलते। हाँ। स्टेट की पॉलिसी देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसी में फिर कहां पे हमें फ्लेक्सिबल होने की इज्तिमाई तौर पे देखें, इज्तिमाई तौर पे अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, चलें एक मिसाल ले दें, मुख्तसर बातें करते हैं। अमेरिका का सदर कहते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स होता है। क्या ख्याल है कि अमेरिका का सदर जो है पेंटागन या CIA के बगैर कुसक सकता है? सवाल ही नहीं पैदा। वहां पे भी पॉलिसी जब बनाई जाती है, फॉरेन पॉलिसी, उसमें उनकी कई तरजीहात होती हैं। उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, उनके आइडियोलॉजिकल नजरियाती इंटरेस्ट भी होते हैं। जैसे कि अभी मडोरो को उन्होंने पकड़ा है, तो उसमें सिर्फ ड्रग्स का मसला तो नहीं है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी बहुत बड़ा है। चौधराहट का मसला है कि जी, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो कहते थे कि जो अमेरिका है वो SHO है दुनिया का या खिते का, तो उसने अपनी SHO-शिप भी दिखाई है। अच्छा, उसके अलावा नजरियाती भी होते हैं कि यहाँ पे जी सोशलिस्ट ये टेंडेंसीज क्यों लेके आए हैं। जो शख्स वहां पे अमेरिका या उसके कुर्बो जवार में सोशलिस्ट होने का दावा करता था, वो उनको एक आंख नहीं पाता था। वहां पे बकायदा फिलॉसफी आई मैकार्थीइज्म, यही थी कि मेरा सवाल मियां साहब इस तनाजुर में है कि जैसे DGISPR साहब ने कहा कि फितना अल खवारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों का जो मरकज है वो अफगानिस्तान है,
इसमें तो कोई हम 1% शक वाली बात नहीं, कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। मेरे इसमें तो- अपने इसमें तो दोस्त मैं कह रहा हूं, सवाल मेरा ये है मियां साहब, उसी फसाद अफगानिस्तान की ल्योर में आए, जबकि मैं इनकार कर गया, और वो बड़ा फख्र महसूस करते थे असला लाने में, असला ले जाने सर, में, मेरा बंदों को मारने मेरा में, सवाल तो ले बिला लीजिए वजह। साहब, मेरा सवाल ये है कि हम जहां ये चीज एडमिट करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, वही मरकज है अफगानिस्तान। तो हम मुझे ये बताएं, जिस तरीके से हम बॉर्डर बंद कर देते हैं, उनको वहां से भी नुकसान होता है, उसके साथ साथ एयर स्पेस की बात करें, ये सारे फैसले हम फॉरेन पॉलिसी के अंदर करते हैं। जब फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है तो हम एक दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या वर्ल्ड वाइड रेसिप्रोकल जो भी हमारे रिलेशनशिप है किसी भी कंट्री के साथ, तो हम उनके साथ फैसले करते हैं कि किस तरीके से चलना है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे मजीद कौन से हार्श फैसले हमें करने होंगे, एक डिटरेंस तो क्रिएट कर रही होंगी सर। नहीं देखिए, फैसले तो ऑलरेडी हो रहे हैं, अमल हो रहा है, रेसिप्रोकल आज रेसिप्रोकल करने की तो हम कोशिश कर रहे हैं। जब उनकी तमाम ज्यादतियां बर्दाश्त करके हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हम उनके लिए साल हर साल बॉर्डर ट्रेड खोली रखी, ये तो अब आगे एक इंतहा को पहुंच गई चीजें कि ना वो मस्जिद में बंदा नमाजी छोड़ते हैं, ना बच्चा स्कूल जाते हुए छोड़ते हैं, ना कोई सौदा लेने गया मार्केट वहां बंदा छोड़ते हैं, जब आप कोई चाय पीने किसी खोखे पे बैठे हैं वहां बम मार देते हैं। भाई बंदा पूछे किस चीज के बम मार रहे हो। मैंने आपको बताया कि मैंने चीन के एक बहुत बड़े सफारतकार को कहा कि जी उन्होंने 20 सालों में मारे कितने लोग हैं, आपके पास है इंफॉर्मेशन? तो उन्होंने कहा जी कि 1000 उन्होंने अमेरिकी मारे हैं। तो मैंने कहा एक्सीलेंसी, आपको पता है कि उन्होंने 1 लाख पाकिस्तानी मार दिए, और जिनमें 80,000 से ज्यादा मासूम है, जिनके पास ना बंदूक है, ना जिनका नजरियाती इख्तलाफ है, जो सिर्फ निहत्ते हैं, और हैं भी वो मुसलमान। तो ये मतलब और साहब, मेरा सवाल मैं आपको फिर फ्रेम कर देता हूं। मेरा सवाल ये है कि मीनिंग बाय जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक मंसूबा बनाया और उस मंसूबे के तहत एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन किया और अपने कंट्री के लिए, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने एक सॉवरेन स्टेट के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ठीक है। लाइकवाइज पाकिस्तान को एट लार्ज पे जाके मॉरल प्रिंसिपल्स को एक साइड पे रखे, मेरे ख्याल में, क्योंकि सर अपना वतन है तो हम है ना सर, तो जो हम समझते हैं कि अफगानिस्तान मरकज है, तो अब हमें ऐसे एट लार्ज पे क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो टेररिज्म हो रही है उसका मरकज जो है वो अफगानिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है जी। मगर हमें इसको खाली इतना शॉर्ट व्यू के साथ नहीं देखना चाहिए। ये एक पूरा लिंक है और ये लिंक शुरू होता है हिंदुस्तान से, क्योंकि हिंदुस्तान से ये लिंक चलता है, उसके बाद आता है काबुल में जहाँ पे अफगान तालिबान गवर्नमेंट है, उसके बाद वहाँ से इसको लिंक को आगे लेकर चलते हैं रॉ के एजेंट्स, और वो रॉ के एजेंट हैं जो कि फिर इन टेररिस्ट ग्रुप्स को चलाते हैं। अब ये बात देखें कि इन टेररिस्ट ग्रुप्स के पास ये सारा असला आता कहाँ से है, इनको ट्रेनिंग कौन देता है, इनको पैसे कौन देता है, इनको गाइडेंस कौन देता है, इनको स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कौन देता है। मिसाल के तौर पर कौन इनको ये बताता है कि आपका ये टारगेट है, आपने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर फलां तारीख को आपने हमला करना है, कोई ना कोई एक ऐसी कुव्वत जो है जो आपको ये बता रही है कि ये टारगेट है, इसको आप हिट करेंगे और इसके ये जो है वो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस होंगी या उसके नताइज ये निकलेंगे और इसका इफेक्ट ये होगा। तो ये सब तमाम चीज़ें जो है ये रॉ करा रही है इनसे, फितना अल फारिद से और फितना अल हिंदुस्तान से। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान ने जो 2025 में पॉलिसी बनाई है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, जिसमें डिप्लोमेसी का एक डायमेंशन हमने बात की, फिर इकोनॉमिक्स, कोऑर्डिनेशन, बायलैटरल ट्रेड और ट्रांजिट ट्रेड की हमने बात की जो आजकल बंद है और बिल्कुल सही तौर पर बंद है, और फिर मिलिट्री ऑपरेशंस, काइनेटिक ऑपरेशंस की हमने बात की। ये जारी रहने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और एक बात देखें, मैं खुद फॉरवर्ड फाटा में मैंने जॉब की, नौकरी किया जब मैं फ़ौज में था, और उस वक्त सोवियत यूनियन थी अफगानिस्तान के अंदर जी। और मैंने ये तमाम इलाका जो है ये मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, और वहाँ के ये तमाम मामला जो उस वक्त थे, जाहिर बात है मैं उसके अंदर इन्वॉल्व था, बहुत मेरा क्लोज ऑब्जर्वेशन थी उसके ऊपर।
पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान के केपी के तमाम लोग पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोग हैं और इसमें हमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वो हमसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है और इस बात का हमें यकीन होना चाहिए। मसला सिर्फ वही है जो मैंने पहले कहा था कि हमारी जो एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है वो एक होनी चाहिए और वो आप अगर जो भी फैसला करेंगे कि आपने इस मरकज के साथ क्या करना है, क्या आपने इसको डिप्लोमेटिकली एंगेज करना है, क्या आपने इसको इकोनॉमिकली बिल्कुल आइसोलेट करके इसको बिल्कुल एक शिकंजे में ले आना है, या आपने इसको मिलिटरीली सबड्यू कर देना है, इसके ऊपर हावी हो जाना है। तो ये फैसले जो हैं ये उस वक्त कामयाब होंगे जब होल ऑफ द नेशन ये फैसले होंगे, डिसीजन होंगे, जिन फैसलों के पीछे पूरी कौम खड़ी होगी। और ये उस वक्त हो सकता है कि जब हमारे पॉलिटिकल एलीट जो है, जिनको हम बहुत शौक है हमें इनको पॉलिटिकल एलीट कहने का, ये पॉलिटिकल एलीट जो है ये मिलकर बैठे और पाकिस्तान को इस जंजाल से बाहर निकाले। पॉलिटिकल एलीट, क्योंकि जब तक ये पॉलिटिशियंस अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान इसी तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहेगा। और जितने भी इसको थ्रेट्स हैं, खास तौर पर टेररिज्म के, और जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं और अफगान तालिबान की वजह से ये फतह अल खारिज और फतह अल हिंदुस्तान हमारे ऊपर बहुत ये थ्रेट्स ला रहे हैं, उनका मुकाबला उस दिल जमई के साथ या उस क्लैरिटी के साथ नहीं हो सकता जो उस वक्त हो कि जब पूरी की पूरी कौम हमारे पीछे खड़ी हो। मिसाल के तौर पर जी ये मार्का हक, पूरी कौम अफवाज के पीछे खड़ी थी, बिल्कुल 4 दिन में आपने हिंदुस्तान को मट्टी और धूल चटा दी, बिल्कुल सारी कौम खड़ी हो टेररिज्म के पीछे। देखें ये कौम, ये मुल्क, ये फौज, ये अफवाज, पाकिस्तान के सिपाही किस तरह से टेररिज्म को कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल नेस्तो नाबूद करते हैं। मुझे कोई शक ही नहीं है इस बात में कि हम अल्लाह ताला हमें बिल्कुल फतह देगा इनके खिलाफ। ही सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है यूनिटी, यूनिटी हमारे सियासतदान मिलकर ला सकते हैं। सर पॉइंट आ गया। मियां वहीद साहब, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि यूनिटी ही असल इस चीज़ का। मियां साहब हमारे साथ रब्ता उनका मुनक़ता हो गया। मियां सैफुर रहमान साहब, सर जी सर, यूनिटी की बात हुई है जिस तरीके से, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तो आपको पता है कि नेशनल रिकॉन्सिलिएशन का मामला जो है वो नागुज़ीर है। और जिस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने 5 जो है वो प्रोटैगनिस्ट मैं कहूँगा क्योंकि उनकी बात की, तो आप क्या समझते हैं कि मामला ये किस तरीके से नज़र आ रहा है आपको, जहाँ तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल अदा कर रही हैं, वहाँ पे उनको एक टेबल में बिठा के मुज़ाकरात करना कितना ज़रूरी है इन तमाम मामलात को देखते हुए? जब भी कोई बंदा, कोई पार्टी या कोई इंडिविजुअल अपोजिशन में आता है जी, तो वो इस नज़रिए से नहीं आता कि जी हम कोई कौमी यकजहती के लिए या कौम की खिदमत के लिए अपोजिशन कर रहे हैं। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश रही है गुज़िश्ता 7-8 दहाइयों में, 7 साढ़े 7 दहाइयों में, कि मैं किस तरह गवर्नमेंट को, सिटिंग गवर्नमेंट को टफ टाइम दूं, किस तरह उसका डाउनफॉल जो है इंश्योर करूं, और किस तरह उसके को कीड़े निकालूं। यानी उसमें भले तालिबान पूरे मुल्क पे हावी हो जाए, वो ये भी कर लेगा, उसको कबूल है। उसको भारत में जाके मोहब्बत की पींगे बढ़ानी पड़ जाए या उनसे दोस्ती हो तब भी कबूल कर लेगा। यानी कि यहाँ पे ये जो रविश रही है ये बहुत खतरनाक है। मिसाल के तौर पे इस वक्त एक बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है जी फॉर्म 45-47 का, बिल्कुल, क्योंकि पीटीआई के लोग साफ ये कहते हैं कि जी हमारा मैंडेट चुराया गया जी, अच्छा वो कहते हैं जी 2018 में हमारा चुराया गया। अब अगर इस वक्त पीटीआई की हुकूमत होती, पुरानी मिथ है ना हमारी सर, जी मैं इस वक्त आने लगा हूँ हाल में, अगर इस वक्त पीटीआई की हुकूमत होती और 2/3 मेजॉरिटी में भी होती और फौज वाले उनको कहते हैं कि जनाब यहाँ से वो केपीके से ये कुछ हो रहा है, लोग हार पहनाते हैं खुद कुछ बम्बार को केपीके के कुछ इलाकों से, जिसका मैं भी विटनेस हूँ। पता नहीं ब्रिगेडियर इमरान साहब के क्यों नहीं नोटिस पे आई ये बात कि वो ये कहते हैं ये जन्नत में सीधा जाएगा। मैं तो चूंकि मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ करीब रहा हूँ ना, अच्छा मैंने तो देखा हुआ है, वहाँ तो फख्र किया जाता है इस बात पे। हमारे यहाँ लाहौर में तो उनके लाहौर में साहब है, आपके लॉयर हैं, मैं उनको बता दूंगा, जिहाद के नाम पे उनको ये बता दिया जाता है। मैं चलो बता ही देता हूँ, डॉक्टर बासत के वो जूनियर हैं, अब उन्होंने दाढ़ी भी रख ली है। उनका बेटा चला गया था इसी ल्योर में आके नजरियाती, और वो जाके खोस्ट में जाके वो रो पीट के यहाँ से माँ बाप उसके मरने वाले हो गए बच्चे के। वो खोस्ट में गए तालिबान के किसी स्ट्रॉन्ग होल्ड में, उन्होंने कहा जी वो तो नहीं आपका लड़का, उन्होंने कहा हाँ जी,
उन्होंने कहा जी उससे खुद बात कर लें। जब वो गए उन्होंने कहा जी आप मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे यहाँ तालिबान माँ बाप हैं या फिर अल्लाह मियाँ ऊपर है मेरा बड़ा, और मेरा नजरिया एक ही है कत्ल कताल। वो कत्ल कताल तो नहीं करता ना, मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। इसका ये मकसद है किसी को अनस्टेबल करना है, किसी को मारना है, किसी कुछ करना है, ये एक उनका पैशन है। अच्छा, एक किलिंग इज देयर पैशन। मेरा एक हम ये नहीं मैं कहता कि हम होल ऑफ नेशन अप्रोच छोड़ दें, हमारे में स्टेबिलिटी वो नहीं होनी चाहिए, वो तो कलेक्टिव अप्रोच ही हमारा एक है, लेकिन कलेक्टिव अप्रोच आने नहीं दे रहे। अब ये है कि जो अगर यहाँ पीटीआई की हुकूमत होती तो नून ने कहना था यार ये कहीं तालिबान पे गलबा ना पालें, हम इनको अनस्टेबल करते हैं। ये चीजें हैं, आपके पास एसओपीज हैं, जहाँ पे हमला होगा या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की भी बात की, और बिल्कुल बमबारी का खतरा होगा, आपका लॉ भी अलाउ करता है अफवाज को, आपकी मुसल्लह अफवाज को, आपकी एयरफोर्स को, कि जी आप अगर यहाँ पे कुछ सीधा एक बहुत बड़ा सॉल्ट हो जाता है तो क्या अफवाज अपनी कुर्बानी नहीं दे रही, ऑलरेडी दे रही है, बिल्कुल दे रही है। ये तो आपकी पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल हर चीज इंटैक्ट है। ठीक है, लेट अस बी वेरी क्लियर। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, रिलेट कर रहे हैं खासतौर पे हमारे जिस तरीके के तमाम प्रॉक्सीज हमें एक चैलेंज कर रही हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मामला नागुज़ीर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी है ना, और रिकॉन्सिलिएशन के मामला उन पे बातें हो रही हैं, लेकिन पीटीआई जो है वो अपना लाहे अमल बनाने लगी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उनको एक सजेशन दी गई थी, कॉल दी गई थी इनवाइट नेगोशिएशन की, तो ये मामला किस तरफ से देखते हैं सर? सर मेरा ख्याल है कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक तजवीज दी है ये 5 बड़ों की, मेरा ख्याल है कि हल ही यही है। ये पता सबको है, ये ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। ये इसके अलावा पाकिस्तान का इस वक्त कोई हल नहीं है, जिस तरफ हम जा रहे हैं इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा हल मौजूद नहीं है कि हम तमाम स्टेक होल्डर बैठे और जितनी देर तक हम बैठ के तमाम लोग इस पे अमल नहीं करते, हम ना तो दहशतगर्दी पे काबू पा सकते हैं, ना हम ये माशी जो हमारे मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त सबसे जरूरी जो है बात यह है कि ये हमें बैठना होगा और हर हाल में बैठना होगा। और ये हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एक ऑफर है, और इस वक्त पीटीआई को भी और खास तौर पे जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है, अब अगर उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है तो ये उनके लिए बड़ी जरूरी है कि वो इस वक्त जो है ना वो उनको और क्योंकि उनके अंदर आप देखेंगे एक बहुत ही मजे हुए सियासतदान जो अचकजई साहब हैं जी, और ये पीटीआई के लिए इस वक्त बहुत ही मैं समझता हूँ कि नादर मौका है। अगर वो इसको भी जाया करते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के लिए कोई वो रोल अदा कर सकेंगे कहीं पे भी। क्योंकि दूसरी बात अभी जो मैं मियां साहब से ब्रिगेडियर साहब से आपने जो पूछा था हार्ड स्टेट के लिए, देखिए ये हर जगह पे मुमकिन इसलिए नहीं होता कि आप देखिए कि आप मईशत का मुल्कों के अंदर जो है ना वो जो इस वक्त हालात बने हुए हैं आपके सामने, वेनेजुएला का जो असल इस वक्त इशू है वो भी आपके सामने है कि इस वक्त क्या पोजीशन वहां बनी है। आप जब हर चीज अपने एक हाथों में ले लेंगे, आपका वहां पे ना सरमायादार आएगा, ना वहां के आपके लोकल सरमायाकारी होगी, और ये तमाम चीजें जो हैं जब आप इस तरीके से लेंगे और हर एक को एक ही लाठी से जब हाकेंगे तो ये मुल्क इस तरह से नहीं चलते। सर आ गया, मेरा ख्याल है कि हमें इस पे भी गौर करना होगा और इसमें तमाम सियासी कुव्वतें, तमाम अदारे, हर एक को जो है ना एक पेज पे आके वो मुज़ाकरात की बात जो राना साहब ने की है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत समझदारी की। और सर पॉइंट आ गया आज सर, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम होगा पाकिस्तान के लिए और इसमें तमाम लोगों को रोल अपना सर पॉइंट आ गया ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि इस पे क्विक रिस्पॉन्ड कीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। सर इतना बता दें जिस फार्मूले की जो तजवीज़ राना सनाउल्लाह साहब ने भी दी, जिस तरीके से, अच्छा ये भी एक परसेप्शन है ना कि जो DGISPR साहब रोल अदा कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी पाक फौज रोल अदा कर रही है और आवाम तक हर चीज़ उनको कन्वे की जा रही है और सामने रखा जा रहा है विद सबूत विद एविडेंस, आप क्या समझते हैं कि क्योंकि एक मामला तो नागुज़ीर है ना, क्योंकि हम एक क्रिटिकल सिचुएशन में खास तौर पे हैं दहशतगर्दों के हवाले से, तो अब ये रोल अदा भी करना चाहिए, करना होगा मेरे ख्याल में। गवर्नमेंट से तो मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे अपोजिशन को बिठा के, जब मेरे ख्याल में ये मामला अगर फुलफिल हो जाता है तो KPK से फिर हमें बहुत सारे अच्छे मज़मरात देखने को मिल सकते हैं। देखिए जैसे कि DGISPR साहब ने अपनी बस सर ये इस पर क्विक रिस्पॉन्स 30 सेकंड है सर आपके पास, मैंने इसको वाइंड अप करना है प्रोग्राम को सर। जी सर जी।
पॉलिटिकल एलीट ही उनको डील कर सकती है। मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब ने जो मशवरा दिया है वो बहुत मुनासिब है, मगर ये खाली मशवरा नहीं होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट चूंकि गिविंग साइड के ऊपर है तो उनको चाहिए कि ऐसे मामलात करें कि ये जो सजेशन जो है इसका अमली जामा बनाया जा सके। ठीक है और ये जी इसको कंप्लीट कर लें। रिस्पांसिबिलिटी है कि इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, मियां वहीद साहब, मियां सैफुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम दिया। बड़ी कमाल की बात की है एंड में ब्रिगेड साहब ने कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए खासतौर पर रिकॉन्सिलिएशन के मामले में। और DGISPR साहब ने जिस तरीके से आज की हैं तो लिटरली एज ए पैट्रियोट मैं बड़ा इमोशनल हुआ खासतौर पे, और मैं इसको अपने आप को लकी समझता हूँ कि वी आर लिविंग इन दैट कंट्री कि जिसमें हमें कोई ललकार नहीं सकता, और हमें भी अपने वतन अजीज़ के लिए अपने तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है उसका साथ देना होगा। अब आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। अपने मेज़बान उमर शरीफ निगारी को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।